कदम दर कदम बढ़ते चलो और अंत में गॉस थ्योरम को सिद्ध करो। जो बिहार बोर्ड का अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया जाएगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होगा गॉस का प्रमेय लिखें और सिद्ध करें। लेकिन इस प्रमेय तक पहुंचने का रास्ता कठिन है डियर स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे मोड़ हैं, उन मोड़ों की चर्चा वन बाय वन हम आपको करने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट मोड़ है कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 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 का संबंध घनत्व से है, घनेपन से है। फ्लक्स आप आगे डायनेमिक्स वगैरह में जाइएगा, वोर्टेक्स मोशन वगैरह पढ़िएगा, वहां पर आपको डायनामिकल फ्लक्स वगैरह की चर्चा होगी। तो विद्युत फ्लक्स क्या है अब आप समझ चुके हैं कि सदिश क्षेत्रफल क्या है। तो किसी भी सतह को बंद हो खुला हो, फ्लक्स के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी सतह से संबद्ध फ्लक्स विद्युत तीव्रता और सदिश क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट होता है, बिंदु गुणन। बहुत सारे बच्चे 11 में ट्यूशन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट 12 में बिहार बोर्ड में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का ज्ञान कम रहता है। आपके मदद के लिए हम आपको बता दें कि सदिश राशियों का गुणन दो प्रकार से होता है, एक बिंदु गुणन और एक कार्तीय गुणन। तो ये बिंदु गुणन होता है। बिंदु गुणन से जो भी रिजल्ट निकलता है वो फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा के साथ एक यूनिट वेक्टर होता है। अतः आप अपने मित्रों को सलाह दीजिए कि 11 के ट्यूशन को वो अब्सेंट न करें, क्योंकि अगर बेस कमजोर हो जाएगा तो 12th में दिक्कत होगी। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं जो 11 12 बढ़िया से पढ़ते हो समझते ही है कि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का ये सूत्र होता है और ये दोनों के बीच का कोण है। सदिश क्षेत्रफल क्या है हम आपको बता चुके हैं। ये अदिश राशि है। इकाई, इसकी इकाई लिखिए, इसकी इकाई लिखिए, इसकी इकाई लिखिए। इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी इकाई हो जाती है। न्यूटन इसका न्यूटन प्रति कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर, और इसकी कोई इकाई कोई विमा नहीं होती क्योंकि आधार बटे कर्ण का अनुपात है। अब रहा सवाल इसकी बीमा इतनी होती है। अब बीमा यहाँ हम आपको निकाल कर दिखला दिए, तोड़ कर रफ में। परीक्षा में वहां ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, इसको तोड़ना नहीं है, लेकिन अपना रफ में भूल गए तो रफ में तोड़ कर निकाल दिए। ये तीव्रता है, बल बटे आवेश, ये तो क्षेत्रफल है, लंबाई का स्क्वायर, और इस सब की बीमा रख दिए, सॉल्व कर दिए। आपको एक बात जानना चाहिए, ये कोई बहुत पुराना सीनियर टीचर ही आपको बताएंगे कि फ्लक्स का ही पुराना नाम था कुल अभिलंब विद्युत प्रेरण, और पुराना गॉस थ्योरम एक दूसरे रूप में था, लेकिन इसको बाद में चल करके सुधारा गया और नए रूप में जब लाया गया तो विद्युत फ्लक्स को आधार मानकर इसको परिवर्तित किया गया। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंडक्शन TNEI इसका पूरा नाम था। उस समय क्या था कि कोई क्षेत्र से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या गिनो तो जो उसका घनत्व होगा वो विद्युत तीव्रता का समानुपाती होगा, और उसी से लोग अभिलंब विद्युत प्रेरण की गणना करते थे और उसके आधार पर गॉस थ्योरम को परिभाषित किया गया था। परंतु जब SI सिस्टम का रैशनलाइजेशन हुआ तब इसके बाद इस सब में का एक परिवर्तन हुआ, और इन सारे बातों की विस्तृत चर्चा के लिए आपको हमारा 11th क्लास में पढ़ना जरूरी होगा। अब आपको एक बात बताएं कि कभी कभी मैंने देखा है बिहार बोर्ड में केवल आता है कि गॉस का प्रमेय लिखें, कूलॉम का प्रमेय लिखें, बस खाली प्रमेय लिखें, उसे सिद्ध करें उद्ध करें, ये सब कुछ नहीं आता, खाली प्रमेय लिख दें। तो प्रमेय यही है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय कि किसी बंद सतह से, यहाँ एक बात गौर करना है कि सतह का मुंह कहीं भी खुला नहीं होना चाहिए, अन्यथा गॉस थ्योरम लागू नहीं होगा।
किसी बंद सतह से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर, बाहर क्या आवेश है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उस सतह के भीतर जितना आवेश है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, आप तो जानते हैं आवेश में योज्यता का गुण है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसको जोड़ लीजिए, जो कुल आवेश है उसको 1/ε0 से गुना कर लीजिए। ε0 क्या है? निर्वात की परावैद्युतता है, आपको फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर? और यही गॉस थ्योरम का मूल रूप है। थैंक यू। चलिए एक दो कदम और चलते हैं गॉस थ्योरम के तरफ। गॉस थ्योरम को डायरेक्ट पढ़ा देना, प्रूफ कर देना ये आसान है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ चीजें आएंगी। जैसे आएगा कि ठोस कोण का फार्मूला, आप 11 में भी खाली ठोस कोण के बारे में जाने थे कि यह एक संपूरक मात्रक है, इकाई इसकी स्टेरेडियन होती है। एक्चुअली ठोस कोण क्या है? स्पेस में बनता है। कोई भी बॉडी है उसका जितना भी बाउंड्री पर का बिंदु है, जहां पर आपको ठोस कोण बनाना, मान लीजिए यहां हवा में ठोस कोण बनाना है, तो और ये जो कमरा है इसमें ये जो छत है, इस छत से आपको यहाँ ठोस कोण बनाना, तो आप इसके बाउंड्री के हर एक बिंदु को, कभी कभी आप शादी विवाह में देखे होइएगा मंडप को सजाते, तो हर एक बिंदु को मिलाइएगा तो एक लाउड स्पीकर के तरह एक कोण की रचना होगी, शंकु की रचना होगी। अब उसका हेड होगा इसी बिंदु पर, इस बिंदु को सेंटर मानकर इकाई त्रिज्या का एक गोला खींचे। अब सवाल उठता है इकाई त्रिज्या, बड़ी वस्तु है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस का गोला खींचिए, छोटी वस्तु है 1 मिलीमीटर रेडियस का गोला, बहुत बड़ी वस्तु है तो 1 मीटर रेडियस का गोला खींचिए, परंतु हमेशा इकाई रेडियस का गोला खींचिए। ये गोला उस शंकु पर जो क्षेत्रफल काटता है, जितना भी, वो क्षेत्रफल निकालिए और आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड इसी क्षेत्रफल को ठोस कोण कहते हैं, उस वस्तु के द्वारा इस बिंदु पर। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर ठोस कोण बनाने के लिए आप जैसे इस बोर्ड के द्वारा यहां ठोस कोण बनाओ, तो आप इसको सबको यहां ला के एक जगह जमा करिए, लाइक दिस, यहां जमा कर रहे हैं सबको एक जगह लाकर। आप चाहिए तो हम आपको और पॉइंट्स मिला करके आपको हम दिखा सकते हैं कि इसको यहां से मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, और जगह से इसको मिलाते चले जाइए, और जगह से इसको मिलाते चले जाइए, और जगह से इसको मिलाते चले जाइए, और एक शंकु बनाइए, और इस शंकु का हेड होना चाहिए इसके सेंटर पर। अब इसको सेंटर मानकर इकाई रेडियस r बराबर 1 का गोला खींचिए, तो ये जो कोण काटता है इसी को ठोस कोण कहते हैं। ज्यामिति से आप जानते हैं कि इसको पहले सीधा करिए तो ये लंब थीटा कोण से घूमेगा, तो एरिया सीधा रूप में जब जाइएगा तो कुछ इसका स्वरूप कुछ कट करके इस तरह का हो जाएगा, और इस तरह का जब यह स्वरूप हो जाएगा तो ये एरिया हो जाएगा ds cos थीटा। ये जब आप इसको सीधा करिएगा तो ये ds cos थीटा हो जाएगा, और ये एरिया और ये एरिया का अनुपात, इसके रेडियस का अनुपात और इसके रेडियस के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए इसकी त्रिज्या का वर्ग और इसकी त्रिज्या का वर्ग के बराबर होगा। और विस्तार पूर्वक और बढ़िया से समझने के लिए आप हमसे स्पेशली मिलिए, तो हम हमेशा क्लास में भी बोलते हैं, छोटी कॉपी लेकर मिलिए, क्लासरूम में अगर कुछ दिक्कत होती है पर्सनल मिलिए, टेलीफोन करिए, मेरा नंबर बहुत ईजी है 99 342 86 108। आप आराम से हमको 108 बार फोन करिए, हम कभी नहीं उकताएंगे, परंतु हम आपको बताते जाएं कि यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम में। और ये फार्मूला कहां से आया? यह प्रायः कम टीचर पढ़ाते हैं, हम ही नहीं बोलते कि हम ही बुकाएं, हम ही पढ़ाते हैं, हम ही सबसे, हम कभी नहीं बोलते, हम तो कब बहुत साधारण एक वृद्ध आदमी है। लेकिन यह फार्मूला कहां से आया इसको यहां से देखिए,
इसको गौर से पढ़िए और इसको सब बात को समझिए। इसलिए हम आधा फिगर पहले बनाए, बाद में इसको सीधा करके बनाए। जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इसको उतार कर कोई ले गया, उससे कॉपी कर रहे हैं, तो फिर उसको उतना लाभ नहीं होगा। अब ये भी देखिए, ये भी बहुत उपयोगी है और बार बार आएगा। दुनिया में कोई भी बंद सतह हो तो उसके भीतर कहीं भी कुल ठोस कोण, यहाँ ऊपर कुल ठोस कोण, ये हमेशा 4 पाई होगा। कैसे? आप इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़िए ना। आप तो पुराना जानते हैं, वर्मा सर का पुराना स्लोगन, फिजिक्स मध्ये तोड़ो और जोड़ो। तो पहले इसको तोड़ो छोटा छोटा टुकड़ा में, तो छोटा छोटा ठोस कोण मिलेगा। सबको जोड़ दो, कुल कोण हो गया। तो सबको जोड़ोगे भैया तो पूरे गोला का क्षेत्रफल मिलेगा। और गोला का क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है, बच्चा से जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है कि जब कभी भी ठोस कोण बनाओ तो ये गोले का त्रिज्या कितना लो, इकाई लो। तो तुम अगर यहाँ आर का मान इकाई रखोगे तो ये 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर हुआ। अतः ओमेगा का मान क्या हुआ? 4 पाई हुआ। डियर स्टूडेंट्स, लगातार वीडियो मिलते रहे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। हम आपको और नया नया वीडियो देंगे और वादा करते हैं कि जो लोग इसको पढ़ कर आएंगे उनको मेरे अगले वीडियो में पढ़ाया जाने वाला गॉस थ्योरम कसम से याद हो जाएगा। थैंक यू।